नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का 5 के प्राइम टाइम में। भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका सुलग रहा है। 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद यह खूबसूरत देश सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। यहां गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। भारी दबाव और हिंसा के बाद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी श्रीलंका में हिंसक प्रदर्शन कम नहीं हो रहा है। कर्फ्यू और इमरजेंसी लागू होने के बाद भी लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं और लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ गुस्सा इतना है कि महिंदा राजपक्षे के पैतृक घर में भी आग लगा दी गई है। उधर राजधानी कोलंबो की सड़कों पर सेना उतार दी गई है। अब देश में सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प में सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद सहित 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महिंदा राजपक्षे के समर्थकों द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला किए जाने के बाद पूरे देश में हिंसा भड़क गई है। क्रिकेट, चाय और पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर ये द्वीपीय देश अब भारत को भी प्रभावित कर सकता है। जी हां, श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, जो आग वहां लग गई है, उसकी आंच भारत के तट तक पहुंच सकती है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह के हालात श्रीलंका में बने हैं, उसे मजबूरन लोग भारत का रुख कर सकते हैं। जी हां, श्रीलंका से वहां के तमिलों का पलायन हो सकता है। मार्च में ही अधिकारियों ने आशंका जताई थी कि 4000 से ज्यादा श्रीलंकाई नागरिक भारत आ सकते हैं, लेकिन अब राजनीतिक अस्थिरता के ताजा हालात में यह आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है। श्रीलंका में जो भी बवाल हो रहा है, जो भी तस्वीरें सामने आ रही है, इसके बीच राष्ट्रपति गोटबाया का भी ट्वीट सामने आया है। वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। ये सभी श्रीलंकाई लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से पार पाने के लिए एक साथ हाथ मिलाने का समय है। मैं सभी श्रीलंका वासियों से आग्रह करता हूं कि आप नस्लीय और धार्मिक वैमनस्य की ओर धकेलने के विध्वंसक प्रयासों को अस्वीकार करें। संयम और सहनशीलता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। तो लगातार श्रीलंका में स्थिति बिगड़ती जा रही है और स्थिति भयावह हो गई है। इसका भारी असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर सकते हैं। फिलहाल कई सारे जो सवाल, उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक जितेंद्र कुमार ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल मेरा जितेंद्र जी आपसे रहेगा कि किस तरह से हम देखें इस स्थिति को, क्योंकि भारत में 4000 से ज्यादा लोगों के आने की आशंका जताई जा रही थी। मार्च के महीने में अधिकारियों ने कहा था, लेकिन अब वो संख्या कहीं ज्यादा सोची जा रही है। जरूरत है ये तो कहते हैं श्रीलंका में ये स्थिति आई और क्यों ऐसी स्थिति आई, एक तो कि किस तरीके से जो प्रजातांत्रिक शासन की व्यवस्था है वो चकरा गई और इस बुरी तरीके से जो उनकी पॉलिसीज कहें या रूल ऑफ लॉ को जिस तरीके से तोड़ा गया या जिस तरीके से नेशनलिज्म को परोसा गया और गवर्नेंस को टोटली बैक बर्नर पे ले जाया गया, जिसकी वजह से इतनी गंभीर आर्थिक समस्या आ गई है। एक तो उस तरीके से हो गई है। दूसरा, क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और मोर और लेस चाइना जाने की कोशिश कर रहा था। कई चाइना ने ड्यूअल यूज प्रोजेक्ट बनाए थे श्रीलंका में और श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन सेकेंड टेन्योर में आने के बाद महिंदा राजपक्षे जी ने दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की और श्रीलंका के लोगों को भी लगने लगा कि चाइना की जो भी पोर्ट में इन्वेस्टमेंट वहां पर होता, पोर्ट हो या मासले पोर्ट हो या कई एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, वो वास्तव में डेड ट्रैप है। तो ये जो है बड़ी सारे फैक्टर्स की वजह से ये स्थिति आई। आप पूछेंगे कि भारत को क्या कैसे देखना चाहिए। देखिए, श्रीलंका की स्टेबिलिटी
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके श्रीलंका की जो लोकेशन है, वहां जैसे भी इंस्टेबिलिटी आती है, टर्बुलेंस होता है, तो तीसरे देशों के ताकतों को अपने पैर चलाने का मौका मिलता है। और श्रीलंका के लोग कुछ भी क्यों न कहें, उनके हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। तमिल ही नहीं, सिंहलीज लोग भी भारत को अपना ओरिजिन कंट्री मानते हैं, और कुछ भी होता है तो चीन नहीं जा सकते हैं, वो भारत की तरफ भी देखेंगे। तो कुल मिला के मैं कहूंगा कि एक मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस सही, और भारत को नॉर्मल डिप्लोमेसी से थोड़ा सा ऊपर हटके जाके ऐसे देशों को हैंडल करने की जरूरत है, चाहे वो श्रीलंका हो या नेपाल हो या मालदीव या बांग्लादेश हो। इस तरीके के पड़ोसी कहीं किसी बड़े देश के आसपास है ही नहीं। कि हम इन तमाम छोटे देशों की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तमाम डिप्लोमेटिक नाइसिटीज के बावजूद हमें उनको इंगेज करने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है कि वहां कोई भी ऐसी बात नहीं हो जिससे ऐसी भयावह स्थिति पैदा हो जाए कि लोग सड़कों पे आ जाए, वो परी की ऐसी स्थिति आ जाए और कुछ लोग अमीर बनते चले जाएं, और डेमोक्रेसी का इस तरीके से अगर इरोजन होता है तो हमारी मित्रता किसी व्यक्ति के साथ नहीं होनी चाहिए, हमारी मित्रता वहाँ के सारे लोगों के साथ होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उन देशों के लोग भी महसूस करते होंगे कि भारत एक अलग किस्म का देश है, तो भारत से उन्हें एक अलग तरीके से डील करने की जरूरत है। भारत को उसी प्रोटेक्शन से नहीं रख सकते जैसे वो चाइना को रखते हैं, या किसी दूसरे देश को। पाकिस्तान भी जैसे श्रीलंका में काफी वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत चुनौती भरा ये है, लेकिन बहुत बड़ा मौका भी है कि सारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को हम रिसेट कर सके, और रिसेट करके यहाँ से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है कोलंबो में, अभी भी बहुत भयावह बनी हुई है। राष्ट्रपति की क्रेडिबिलिटी, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत खतरे में आ गई है। उनके परिवार के बहुत सारे लोग जा चुके हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगले कुछ दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए आप बने रहिए। अनुज जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें वहाँ से जो तमिल लोग हैं वापसी करेंगे, अगर श्रीलंकाई लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है स्थिति वहाँ पर भयावह है, ये हर कोई जानता है, और दुनिया भर में श्रीलंका की स्थिति जग जाहिर हो चुकी है। अब अगर हम भारत पर इस चीज़ का असर देखने की कोशिश करें तो कैसे देख सकते हैं इसको? देखिए कोमल, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि, और होना ये चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि इस प्रकार का कुछ हो कि तमाम श्रीलंकाई अपने आप को तमिल और सिंहाली से ऊपर उठा करके एक श्रीलंकाई होकर के और श्रीलंका के हित में बात करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। ये बात संभव है क्योंकि जिस तरह की भीषण परिस्थिति वहां आ गई है, बैड गवर्नेंस जो अभी उन्होंने बोला, मैं पूरी तरह उनसे सहमत हूं। बैड गवर्नेंस और चाइना फैक्टर, ये चाइना का काम करने का तरीका है। जहां जहां चाइना वाले गए हैं वहां वहां उन्होंने उस देश को डेथ ट्रैप में फंसाया है, और डेथ ट्रैप में फंसाने के बाद बैकआउट कर गए हैं। देखिए अभी आज की तारीख में अगर श्रीलंका के पास कोई ऑप्शंस हैं तो ऑप्शंस अवेलेबल, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं श्रीलंका के पास। या तो अंतर्राष्ट्रीय मदद आए उनके पास, अंतर्राष्ट्रीय मदद के लिए भी किस प्रकार से उनका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ रिलेशनशिप है, कैसे तमिलों के ऊपर जो अत्याचार हुए थे उसकी वजह से कई जगह से, कई इंटरनेशनल एजेंसी से उनको मदद मिल पाने में शायद कुछ समस्या आए। दूसरी पॉसिबिलिटी है चाइना की, और मुझे नहीं लगता कि जब तक चाइना का अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा वो किसी प्रकार की कोई मदद करने की कोशिश करेंगे। आप देख लें, उन्होंने ऑलरेडी हाथ खींच लिया है। अब इससे अब बचता है भारत। मेरा ये बहुत फर्मली मानना है कि हमें अपने श्रीलंका को, इनफैक्ट आई विल गो एक स्टेप आगे जाके मैं बोलूंगा कि हमें इस प्रकार से श्रीलंका को ट्रीट करने की आवश्यकता है इस समय, जैसे कि वो हमारा ही कोई एक राज्य है। क्योंकि अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी अपने देश में भी अगर कोई इस प्रकार का राज्य, किसी जगह कोई इस प्रकार की परेशानी हो जाए या फाइनेंशियल क्राइसिस, लेकिन इतना बड़ा देश है कि आपस में उनके जो इंटर स्टेट कम्युनिकेशन इंटरेस्ट, तो हम उसको उबार सकते हैं। श्रीलंका क्योंकि अकेला अलग थलग एक छोटा सा देश है जिसके इंटरनेशनल रिलेशन जो इतने ज्यादा उसके कॉन्टैक्ट्स नहीं है जैसे कि बाकी देशों से, कोई यूएस के साथ मिला हुआ है, रशिया के साथ मिले,
तो श्रीलंका जो है वो बहुत लोकली इस रीजन में कन्फाइंड सा रहा है। इसलिए हमारी आप ड्यूटी है, ये मैं ड्यूटी बोलूंगा इसको कि ये भारतवर्ष की ड्यूटी है कि हम उनको हर संभव मदद प्रदान कर रहे हैं, जो कि हम कर रहे हैं। ये बात समझने की है। दूसरी बात जो है, जैसा कि आपने कहा कि संभावना इस बात की है कि यदि भूखमरी जैसे हालात हुए तो नेचुरली वहां से लोग भारत की तरफ पलायन करेंगे और ये एक रेफ्यूजी समस्या हो सकती है, लेकिन उसको भी हमें सही प्रकार से हैंडल करने की आवश्यकता है। और वहां भी अगर ऐसी कोई बात हुई, अभी हमारे राजदूत ने वहां से कंफर्म किया है कि इस प्रकार का कोई भी मूवमेंट भारतवर्ष की तरफ नहीं हुआ है, लेकिन यदि होता है तो उसको भी हमें एक बहुत बिल्कुल सोचे समझे तरीके से उसको हैंडल करने की आवश्यकता है और उनको हर संभव मदद पहुंचाने की आवश्यकता है। ये समय है हमारे लिए कि लोग वहां के, नॉट ओनली वहां के, हमारे तमाम नेबरहुड के जो लोग हैं वो ये समझ गए हैं कि चीन का साथ जो है वो साथ बिल्कुल सही नहीं है। और जब ये लोग इस बात को समझ जाएंगे तो भारतवर्ष का जो बिग ब्रदरली ट्रीटमेंट करने का टाइम आ गया है। और अब हम अपने पूरे नेबरहुड को, पाकिस्तान एक अगर एक्सेप्शन होना चाहता है तो हो सकता है, पूरे नेबरहुड को हम साथ ले जाएंगे। आप देखें, पाकिस्तान ने भी पिछले कुछ दिनों में, हालांकि इमरान खान ने कहा था, लेकिन उन्होंने भी भारत की प्रशंसा के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। तो मेरा यह मानना है कि जो चीन की जो यहाँ पर विस्तारवाद की जो अनवारंटेड इंटेंशंस थी, उनको धक्का लगा है। और ये बहुत सही मौका है कि हम अपने एक पड़ोसी मित्र को मदद करें, वो मित्र जो कि किसी समय हमारा अपना हिस्सा था। ये बात आप ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। जितेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। अगर हम भारत और श्रीलंका के रिश्तों को लेकर बात करें, आयात निर्यात की दृष्टि से बात करें, या हम उस समुद्री सीमा की बात करें जो श्रीलंका और भारत साझा करते हैं, अगर रिश्ते को लेकर बात करें और एक रणनीति की बात करें, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है भारत को भी रणनीति बनानी पड़े, तो किस तरह से उसको देखें? देखिए, श्रीलंका जो है बहुत छोटा सा देश है हमारे बगल में, लेकिन वहाँ के नेताओं ने भारत को लेकर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। देखिए, 1971 के युद्ध में शिमाऊ भंडार नायके जी ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को रिफ्यूलिंग फैसिलिटी दी, तो उससे बहुत ये बढ़ा। और उसके देखिए कि 60 के दशक से उन लोगों ने क्या किया कि तमिल के खिलाफ लड़ाई करनी शुरू कर दी, सिंगला शावरिज्म करके, और वहां पे इतना टर्बुलेंस पैदा किया कि कभी कभी वो चीन के पास जो है वो हमेशा से जाते रहे। चाइना के वेयर हाउसेज काफी सालों से उनके पास रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा माफी श्रीलंका में मैं 5 वर्ष तक रहा हूँ, जिसमें से मैं थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि वो अलग थलग पड़ गया है। वो छोटा देश होने के बावजूद वहाँ का एक एलीट है जो हर बार जो है भारत को नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा। ये बहुत सालों तक चलता रहा है। यहाँ तक कि महिंदा राजपक्षे 2005 में वो राष्ट्रपति बन के आते, उसमें मैं श्रीलंका में ही था जब उनका चुनाव होता है। भारत से बहुत जबरदस्त गुडविल थी। 2004 के अप्रैल महीने में वो प्रधानमंत्री बनते हैं और 6 महीने के बाद वो पाकिस्तान जाने लगते हैं, चाइना जाने लगते हैं, और जाके उन्होंने बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन पैदा किया। कई दफे एंटी इंडिया मूवमेंट करवाने की कोशिश की गई, और ये सब होता रहा। जब भी श्रीलंका में सुनामी आए तो भारत की सेनाएं सबसे पहले, भारत की नेवी सबसे पहले 2 घंटे के भीतर वहां पहुंच चुकी थी। तो हम हमेशा से श्रीलंका में पहुंचते रहे हैं और उनकी मदद करते रहे हैं। लेकिन मेरा यही कहना है, देखिए, राज्य तो हम नहीं ट्रीट कर सकते क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट देश है, लेकिन श्रीलंका में भी एक तबका है जो कहता है कि श्रीलंका को भारत का एक राज्य होना चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि जो सिंहली लोग हैं वो कर्नाटक से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। थोड़ा तमिल और इसका जो डिफरेंस है, तमिल लोग जो है तमिलनाडु से आइडेंटिफाई करते हैं। तो भारत का प्रभाव बहुत है, और वो कल्चरल, सिविलाइजेशनल, रेशियल, एथनिक, लिंग्विस्टिक इतना डीप रूटेड है कि कभी कभी आप जाके श्रीलंका में देखेंगे तो आपको भारत का एक बहुत ही बेहतर रूप नजर आएगा। केरला जैसी लैंडस्केप है और नॉर्थ इंडिया जैसे कल्चर है कुछ हद तक, जिसमें एजुकेशन वगैरह बहुत हाई है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में डिस्टॉर्शन आ गया, कि डेमोक्रेसी सामने है लेकिन फिर भी कुछ लोग जाके उसको हाईजैक कर लेते हैं, और हाईजैक करके वो अलग तलग मैं कहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी चलाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। इस बार गोटाबया जी जब से आए हैं, आने के बाद उन्होंने भारत को बहुत महत्व दिया है। महिंदा राजपक्षे जी के भी इसमें बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो होने के बाद श्रीलंका डेट ट्रैप से बुरी तरीके से फंस चुका था। फर्टिलाइजर की क्राइसिस होती है कि चाइना जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने की बात करता है, दे कुछ और रहा है।
तो चाइना का जो इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन का एक तरीका है, जिससे नहीं कि हम अपने आप में सीमित कर लें, भारत को एक नई स्ट्रेटजी ये बनाने की जरूरत है कि तमाम देशों को हम क्लोजली इंटीग्रेट करें, साथ में हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में, हमारे R&D सेक्टर में, हमारे टोटल इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी कैपेसिटी को एक अलग लेवल पे जाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एशिया में दो ही सिविलाइजेशन है मेजर, एक चाइना और एक हिंदुस्तान। तो भारतीय सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तान ने भी एक तबका आ चुका है जो भारत के साथ बहुत अच्छी बातचीत करने की बात कर रहा है। तो ये आसान नहीं होगा और ये छोटा सा हम टैक्टिकल लेवल पे नहीं जाए, इससे दो लेवल पे हम कोशिश करें। एक तो टैक्टिकली मैं जनरल साहब से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि श्रीलंका को हर तरीके से एश्योरेंस देने की जरूरत है, लेकिन जो मदद भारत से चाहती है वो मदद श्रीलंका के लोगों के लिए होनी चाहिए, बजाय कि किसी पॉलिटिकल फैक्शन या किसी के लिए। जनरल साहब की बात को ही आगे रखते हुए मैं कहता हूँ, ये समय है कि सारे श्रीलंकाई एक साथ जुड़ के आए। हमें सिर्फ तमिल के प्रेजेंस से देखने की जरूरत नहीं है। सिंहलीज लोगों की जड़ें भी भारत नहीं है, वो कहीं और से, चाइना से नहीं आए हैं या कहीं और से नहीं आए हैं। इसलिए उनको मिलाएं, देखें, सारे स्टेकहोल्डर को इंगेज करें, मदद करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें अपनी कैपेसिटी इस तरीके से मजबूत करनी है कि लोगों को चाइना की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि चाइना की ओपेक, अथॉरिटेरियन, अहंकारी, नस्लवादी व्यवस्था जो है वो चाइना में भी तकलीफ लाएगी, बाहर में भी तकलीफ लाएगी, भले ही कितनी अमीरी क्यों ना हो जाए। तो मैं सोचता हूँ कि ये बड़े ही चीजों को बड़े लंबे समय के लिए भी रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, और इमीडिएट में जो आवश्यकता है वो तो है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। अनुज जी, मैं आपके पास आऊंगी स्थिति को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि भारत और श्रीलंका के रिश्ते जिस तरह से एक अभिन्न अंग कहा जाता है, और अब अगर हम बात करें श्रीलंका की स्थिति को लेकर काफी ज्यादा भयावह है, हम जानते ही हैं। लेकिन अब रणनीति को लेकर जिस तरह से जितेंद्र जी बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हर तरफ सोचा जा रहा है, लेकिन बेहतरी को लेकर क्या सोच सकते हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है, देखिए उनकी जो परिस्थिति हुई है, अब किसकी गलती है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है, उसको हमें अभी देखने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब हमारा काम पहला तो ये है कि उनको फौरी तौर पे मदद पहुंचाई जाए, इमीडिएट रिलीफ। उसके बाद हमको ये जानना पड़ेगा कि वहां की जो इकोनॉमी है वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी थी, और इन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा है कि जिस प्रकार के हालात वहां पर परिस्थितियां पैदा हो गई। तो मेरा यह मानना है कि हम एक तरफ उनको मदद देने की कोशिश करें और दूसरी तरफ उनको उनकी इकोनॉमिक रिवाइवल का मार्ग प्रशस्त करें। ये बहुत जरूरी चीज है। तो इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे होगा कि जो वहां की उनकी जो स्ट्रेंथ है इकोनॉमी की, जो उसकी इकोनॉमी की फंडामेंटल है, अगर हम उसको बूस्ट अप कर सकते हैं किसी प्रकार से, उनके एग्रीकल्चर को, जो क्योंकि उन्होंने वो बीच में वो ऑर्गेनिक करके करना शुरू किया था, जिसकी वजह से तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट हो गया था, और वो एक बड़ा भारी कारण रहा कि इनके जो इकोनॉमिक कंडीशंस बिगड़ने का। दूसरा, टूरिज्म लगभग समाप्त हो गया, जिसकी वजह एक पेंडेमिक था, पिछले 2 साल से पेंडेमिक चल रहा था, और उसके बाद अब जो परिस्थितियां वहां की जैसी हो गई, तो किसी ना किसी तरीके से हमें ये प्रयास करना पड़ेगा कि उनकी जो मेन स्टे है इकोनॉमिक रिवाइवल का, उनको डिफॉल्ट हो चुका है, उनका मेरे ख्याल से $51 बिलियन का डिफॉल्ट हो चुका है। वो पहली बार नहीं है दुनिया में। वेनेजुएला जो कि बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उन्होंने वो डिफॉल्ट हो चुके हैं, ग्रीस हो चुका है, अर्जेंटीना हो चुका है, और भी कई, लेबनान और भी कई देश हैं जो कि लोन्स में डिफॉल्ट कर चुके हैं, और हमारे अड़ोस पड़ोस में पाकिस्तान, मतलब कई पॉसिबिलिटी और हो रही है जहां की डिफॉल्ट होने की संभावना है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो परिस्थिति है, इसको यदि हम एक डिजास्टर और कैटास्ट्रोफी की तरह से ना देख करके इसको एक अपॉर्चुनिटी, और इसको हम देखें कि दिस कैन बिकम एक बेसिस जो है रिवाइवल का, इकोनॉमिक रिवाइवल का बेसिस बन सकता है, तो ये मुझे लगता है कि हम उनको बहुत बड़ी सहायता इस प्रकार कर पाएंगे। फिजिकली हम इमीडिएट रिलीफ पहुंचाएं, और जो भी तरीका है, जो भी लोन से जैसे भी करना है, और उसके बाद उनके टूरिज्म और एग्रीकल्चर और इस प्रकार की चीजों को किस प्रकार हम उसको रिवाइव करवा सकते हैं, उसमें अगर हम मदद कर पाए किसी तरीके से, तो वो उनके लिए एक परमानेंट टाइप ऑफ हेल्प मुझे लगता है वो हो पाएगी। और ये जी, इसके लिए एक रणनीति की जरूरत होगी। निश्चित रूप से, बिल्कुल एक डेफिनेट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल स्ट्रेटजी की बहुत सही बोल रही हैं कोमल, आप बहुत सटीक आपने कहा, क्योंकि ये बिना एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के इसका इकोनॉमिक रिवाइवल
होने अब, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कोमल, मैं कहना जो चाह रहा हूं वो ये है कि अब आप एक इतने नीचे लेवल पे पहुंच चुके हैं कि उसके बाद और नीचे जाने की संभावना ही नहीं है। अब तो वहां से रिवाइवल ही होगा, और वो रिवाइवल कराने में अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं किसी प्रकार से, आप उनको एग्रीकल्चरल टेक्निक्स में कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, कोई फर्टिलाइजर्स उनको दें, या कुछ प्रकार से उनकी आने वाले समय में अगर हम उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए कोई उनकी मदद कर सकते हैं, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, तो ये तमाम चीजें अगर हम देखेंगे तो इसका एक थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन इसका असर नजर आएगा और कोई इसका जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। जितेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि स्थिति श्रीलंका की जिस तरह से देखी जा रही है उसको देखते हुए अगर हम बात करें रणनीति को लेकर, क्योंकि हर देश को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, ये इस जगह यहाँ कंक्लूजन नजर आ रहा है, और भारत को क्या करना चाहिए वो भी हम समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम श्रीलंका की स्थिति में सुधार की बात करें, कितने चांसेस लग रहे हैं, और जो रणनीति को लेकर बात कर रहे हैं, किस तरह से उस रणनीति को लागू किया जा सकता है? देखिए, जो बात हम कर रहे हैं ये मौका है, लेसन हम लर्न कर रहे हैं। देखिए, ह्यूमन सफरिंग है, इसमें रणनीति की क्या, जैसे जन साहब ने भी कहा, मैं भी इस पर बात करता हूँ कि इस क्राइसिस के समय में हमें उनके साथ रहने की जरूरत है, जहाँ तक जितना हो सकता है करने की जरूरत है। लेकिन जो भी मदद करना होगा, पहले श्रीलंका को मदद करनी होगी, पहले उनको आपस के झगड़े खत्म करने होंगे। इसी तरीके से जो मेजर स्टेक होल्डर्स है वो आके मिलकर बात करके एक ऐसा सिस्टम बनाए। ऐसा नहीं हो कि हम जो है वहाँ पे मिसमैनेजमेंट होती रही और उनकी मिसमैनेजमेंट को हमारे भारत के टैक्स पेयर के पैसे से फंड किया जाता रहा। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। हालांकि भारत की तरफ से कई बार लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा चुका है और वो लाइन ऑफ क्रेडिट अभी भी चल रहा है, क्योंकि स्थिति में थोड़ी सी सुधार है। लेकिन पहली आवश्यकता ये है कि वहाँ के चाहे गवर्नमेंट के लोग, ऑपोजिशन के लोग, के लोगों को मिल के काम करें। अभी सबसे बड़ी जो आपने कहा कि कहाँ तक संभव है, तो चिंता की बात जो नजर आ रही है वो ये कि राजपक्षे परिवार के प्रति विश्वास बहुत कम हो चुका है। टैंक क्या है, देखिए कि जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स से कहा जाता है कि महिंदा राजपक्षे के समर्थकों ने आक्रमण किया। ये ऐसी बातें जहाँ पे लोगों को एक रुपये खाना मिल रहा है, वो बड़ी हो रही है, तो वहां पे शो ऑफ स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही चिंता की बात है। तो मैं सोचता हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा जितना हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको मदद दें और उसके बाद वो मदद हो जाए। उनके आपस के भीतर डिफरेंसेस बहुत है। साजिद प्रेमदास जैसे बुलाया जी ने कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप एक और पार्टी का प्रतीक, उन्होंने शायद की कि भाई राष्ट्रपति को वहां से जाना पड़ेगा। तो ये जो है इस क्राइसिस में जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि सारे लोग एक साथ मिल के आए, वो बात होती हुई नजर नहीं आ रही है। और वो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ऐसी स्थिति में मदद जाती भी है तो मदद का बहुत ज्यादा असर नहीं हो पाएगा। मैं कहना चाहूँ कि बहुत हद तक कि टूरिज्म, कोविड और ये इन तमाम चीजों का फर्क पड़ा है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा जिस बात का फर्क पड़ा है वो दो है, मिसमैनेजमेंट और दूसरा लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। कि सरकार की जो पहला परिवार है जो करीब 15-20 सालों से जो बना हुआ है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके काम करने के तरीके पे बहुत सवालिया निशान हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक इंस्टीट्यूशन में जाके उल्टा पुल्टा किया, उथल पुथल कर दिया है। वो एक क्लैन की तरह, राजतंत्र से भी ज्यादा अलग क्लैन की तरह रूल कर रहे थे। तो ये जो है इसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। हालांकि महिंदा राजपक्षे जी बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत जैसे दिक्कत उन्हें महसूस की, उन्होंने ग्रेसफुली रिटायर कर दिए, तो मैंने वो छोड़ दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लीडरशिप का चैलेंज श्रीलंका की तरफ से ज्यादा होगा और उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि रिकंस्ट्रक्शन की बात आएगी। लेकिन अगर ये इंटरनल चीजें नहीं होती है तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है और बाहर के तीसरे लोग या मर्चेंडरीज या और सारे लोग, उनको जो है वहां पे अपना पैर बैठाने के लिए मौका मिल सकता है, जो सबके लिए और खराब होगा और ज्यादा अनार्की आ सकती है उस देश। चलिए, वक्त है फाइनल कमेंट्स का। अनुज जी, आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। श्रीलंका में जो आग जल रही है, पूरी तरह से लोगों का भरोसा टूट चुका है राजपक्षे परिवार को लेकर। जिस तरह से जितेंद्र जी ने बोला कि जनता में एक आक्रोश है, फिलहाल तो मैं आपका फाइनल कमेंट लूंगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, जनता में आक्रोश है। और अगर वो जो आज की वहाँ की हायरार्की है, अगर उनको समझ में आ रहा है इस बात का कि ये उनके देश के लिए हित में क्या है, उनको तमाम लोगों को, ऑपोजिशन हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे मिलिट्री हो, सबको एक सूत्र में बांध करके और इकट्ठा हो करके और एक वहाँ पर मिलजुल करके इस श्रीलंका को इस परिस्थिति से उबारने की जरूरत है। ये समय अपनी ईगो का या अपने परिवार के अपनी अनार्की वहाँ लगाने का नहीं है। तो मेरा ये मानना
मानना है कि वो तमाम ऑपोजिशन को, तमाम पॉलिटिशियंस को, सेना को, पुलिस को, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के वो हैं, सबको एक साथ मिलकर के एक राह पे चल करके आप इकोनॉमिक परिस्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि बहुत बड़ी बात कही है आप उन्होंने कि ये बहुत ऐसी परिस्थिति जो होती है, ये जो लोग घात लगा के बैठे होते हैं कि अब हम इस पे कब्जा करें या इसके ऊपर कोई अफसर, तो उन लोगों के लिए एक बहुत परिपक्व परिस्थिति है, उससे बचाने की आवश्यकता है। और ये उसको राजपक्षे को स्वयं समझना होगा। और जब वो उनको समझेंगे, क्योंकि उनका देश है बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, तो वो समझेंगे जब और सबको साथ लेंगे तो मुझे लगता है कि ये परिस्थिति में सुधार होने की संभावना है। हमारा काम ये हो सकता है कि हम सरकार को सरकार लेवल पे उनसे बात भी डायलॉग करने की भी जरूरत है। जाहिर सी बात है। जितेंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट लूंगी, क्योंकि जिस तरह से अनुज जी कह रहे हैं कि हर कोई बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है, एक यूनिटी की जरूरत सी लग रही है, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। हूं कि भारत के तमाम पड़ोसी देशों में भारत की तरफ से एक बहुत अलग किस्म के पहल की जरूरत है। मैं तो ये भी मानता हूं कि इन देशों में भारत की बहुत मजबूत छवि है। तो डोमेस्टिकली मैं भारत के लिहाज से कह रहा हूं कि हमारे यहाँ से जो भी डिप्लोमेट जाए, ये थोड़ा सा मेरे फॉरेन सर्विस के मिलकर मुझे पसंद नहीं करेंगे इस बात को कहने से, तो परिपक्व सीजन्ड पॉलिटिकल लोग जाए तो ज्यादा अच्छा होगा और वो नज करते रहें। देखिए, अमेरिका कहता है, चीन कहता है, हमको बताएं कि देखिए ये लोग रेशियली एथनिकली खून से भी हमारे लोग हैं, ये बाहर के लोग नहीं हैं। और उसने ये देखे, सारे लोगों को स्टेक होल्डर से बातचीत करते हैं और ये देखे कि ऐसी स्थिति नहीं आए कि भीतर में पोलराइजेशन हो या रूल ऑफ लॉ को तोड़ने की कोशिश की जाए। और भारत को अपने तरफ से एक बहुत मजबूत एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, लेकिन इसको और बढ़ाने की जरूरत है कि हम एक रोबस्ट डेमोक्रेसी है, हमारी अच्छी गवर्नेंस सिस्टम है। तमाम छोटे छोटे देश जो है हमारे आउटपोस्ट हो नेशनल सिक्योरिटी के, ये नहीं कि हम उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम उनकी सिक्योरिटी को या उनके वेलबींग को, उनको डेवलपमेंट को हम भी रीइंफोर्स करना चाहते हैं और भारत को वो भी रीइंफोर्स करें। और ये बात कई दफे मालदीव के भी लोगों ने कहा, इंडिया फर्स्ट रीजन में श्रीलंका के भी लोगों ने कहा, बांग्लादेश ने भी बहुत हद तक काम किया, नेपाल में बीच में पिछले 2020-21 में स्थिति खराब हुई, लेकिन अभी वहां पे ठीक हो रही है। मैं सोचता हूँ कि इस करने से सबको ये लेसन लेने की जरूरत है कि देखिए भारत ही केंद्र बिंदु है और भारत की भी जिम्मेदारी होती है और उन लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि किसी तीसरे फोर्स को नहीं आने दे और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, उसको मिलकर हम लोग एक दूसरे को बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, कठिनाई में हम यूनाइट हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी और अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रीलंका में जो स्थिति बनी हुई है, जरूरी है सोच समझकर आगे बढ़ा जाए, राजनीति नहीं, एकता की जरूरत है और हर देश को सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और भारत और श्रीलंका के जो रिश्ते हैं वो वाकई में इस वक्त उभर कर सामने आ रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।